सेटिंग, उससे मैंने गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी प्रकाश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करें आज की या किसी का कोई पहले डाउट है? सर मेरा डाउट है। बताओ। सर जो पहले आपने कराया था जीएसटी ऑटोफिल वाला सेटिंग, उससे मैंने करा था तो उसमें ऑटोमेटिक ऑटोफिलिंग नहीं आ रही है टेक्स्ट की। वो देखो, उसमें 3 चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने अगर वाउचर क्लास बना दी, इसमें आपको दिखाता हूँ टैली पे जो हमने वाउचर क्लास यूज किया था, लास्ट कंपनी कौन सी थी? या वाउचर क्लास के नाम से बनाई थी, किस नाम से थी? तो क्रेडिट सिस्टम में ही बनाई थी आपने। अच्छा, तो लास्ट क्लास की कंपनी याद है आपको? क्रेडिट लिमिट से। क्रेडिट लिमिट, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें जब मैंने क्रिएट करी तो आपको पता है क्रिएट तो आप यहाँ जाके आप क्या वाउचर टाइप में कर लोगे, बट क्या है आपको ऑल्टर करना था उसे। तो आप वाउचर टाइप जैसे मैंने परचेज में करी थी, तो वो परचेज में आके तो एक यहाँ बनाई थी, तो यहाँ पे जाओ कि बना दोगे सारी चीजें। यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें बननी है वो कंप्लीट। बट जब इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ वाउचर्स में आते हो, तो आप जब F9 करोगे, एक तो क्या है करेक्ट वाउचर क्लास सेलेक्ट करनी है आपको। जैसे मान लो इंटर की तो इंटर, फिर सेकंड चीज आपकी पार्टी का स्टेट, क्योंकि अगर आप स्टेट चेंज नहीं करोगे तो इस पर टैक्स आपका CGST GST चार्ज करेगा। और प्लस सेकंड चीज कि आपका जो स्टॉक आइटम है उस पर आपको परसेंटेज बताना है कंपल्सरी, तभी आपको उसके अकॉर्डिंग चार्ज करता है, इनके अकॉर्डिंग टैक्स। ठीक है, तो एक बार चेक करना या पार्टी का स्टेट आप गलत बता रहे हो या उस पर आपने नहीं बताया, फिर आपने स्टॉक आइटम पे जो उसका GST रेट होता है। पहले जो मेरी पार्टी थी वो हरियाणा थी, मींस कि मैंने इंटर करना चाहिए था तो इंट्रा कर दिया था। हाँ, तो वो मैंने ठीक कर लिया, पार्टी की लोकेशन मैंने ठीक कर दी, दिल्ली में कर ली और इंट्रा कर लिया। और फिर मैंने टैक्स देखा, टैक्स भी सही था। और जो मैंने ये जो कैटेगरीज बनाई थी इनपुट की वो भी सही थी, पर तब भी नहीं हो रहा कैलकुलेट। कोई नहीं, फिर एक बार मेरे को दिखाना अपना डाटा एक बारी कि जैसे आप इसको मेल कर देना तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि क्या एरर आपने कर रखा है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट कि इसको वाउचर क्लास का जिसने और किसी ने यूज करा है या खाली एक ही बच्चे ने करा? हाँ जी, बाकी लोगों ने नहीं करा क्या? अरे कहाँ गए सारे? हाँ जी, अभिलाष जी, प्रकाश जी, प्रदीप जी, ये आप लोगों ने करके नहीं देखा? वंश, विकास? नहीं सर। नहीं करके देखा तो इसको करके देख लो, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको सेल परचेज ज्यादा रिकॉर्ड करने आती है तो आप वाउचर क्लास का बहुत यूज कर सकते हो। एक बच्चे का मैसेज आया है, प्रकाश जी। ठीक है जी, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को डाल देना जी मैसेज में, मैं आपको चेक कर लूंगा। अगर देखो कोई क्वेरी रहती है आप क्लास में, या वरना आपको जो डाटा अगर इनकेस आपका नहीं चल रहा तो आप मेरे को मेल कर दो और उस डाटा की प्रॉब्लम उसमें मेंशन कर देना। तो इससे क्या होगा, मैं आपकी वो कंपनी वेरीफाई करके चेक करके जो उसमें एरर आ रहे होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी एरर है ऐसा आप चेक कर लेना और बता देना। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हो। तो आज की क्लास का टॉपिक है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो, सबसे पहले आप लोग बताएंगे वन बाय वन। तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होता है, अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सामान लेता है तो उसके बिहाफ पे टैक्स पे करता है। ठीक है, हाँ जी, ये इन्होंने बता दिया। बाकी आपके अभिलाष जी, प्रदीप जी, प्रकाश, रजनीश, वंश, विकास, हाँ जी, आप लोग क्या समझते हैं RCM से? हाँ जी, कोई कुछ नहीं समझता? सर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना। अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना, ठीक है, बस इतना ही पता है? हाँ जी, विकास और वंश? तो इसकी सर्विसेज और गुड्स भी
स्पेसिफिक होती है जिसपे आरसीएम लगता है। अच्छा, प्रकाश जी ने मैसेज किया है कि रिसिपेंट तो टैक्सेबल करता है तो कुछ केस में, अच्छा कुछ केसेस में, चलो इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ केसेस आपको पता नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आप लोग बता रहे हो, जैसे आपने बताया ना अनरजिस्टर्ड से परचेज करने में, तो उस पर तो गवर्नमेंट ने आपका बंदी कर दिया है, उस पर तो क्लोज 2017 में अक्टूबर से ही ये क्लोज हो गया था। तो अगर आपको अनरजिस्टर्ड वाला पता है तो फिर आपको क्या होगा, डिफिकल्टीज हो जाएगी। बट आपको एक सेक्शन और देता है, कौन सा सेक्शन, तो देखो मैं आपको ये फाइल आज प्रोवाइड करूंगा, तो इसको घर पे रीड कर लेना, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है जी आपका, कि जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी इन द स्पेसिफाइड केसेस लाइक इंपोर्ट एंड अदर नोटिफाइड सर्विसेज, आपके ऐसे करके मेंशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारी चीज मेंशन है, बट आपको यहाँ याद रखना है कि एक्ट में कौन सा एक्ट में आपको बोलेगा, कि जैसे सीजीएसटी एक्ट में कौन सा है 93 एंड आपका 94 चलता है, और इसमें 9 अगर यूटीजीएसटी एक्ट में देखोगे तो आपका 53 एंड 54 चलेगा, ठीक है। तो इस केसेस करके ऐसे ही डिफाइन कर रखा आपको कैसे कैसे करना है। प्लस इसके अंदर आगे जाओगे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन क्या है, आईटीसी किसको मिलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई किसको कंसीडर करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी बनेगी आपकी रिवर्स चार्ज में, फिर आपको कैसे पे करानी है, उसके कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, और फिर आगे जाके आप देखोगे सर्विसेज। तो आपकी जो ये सर्विसेज है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको, उसके बाद ही पढ़ना। तो एक पूरी पीडीएफ फाइल है, इसको एक बार रीड कर लेना घर में, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए इसमें जी आपका थ्योरी पार्ट में, क्योंकि आप थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे, जिससे कि आपका जो आरसीएम जब हम टैली पे करेंगे, क्योंकि टैली में भी एक दो रिपोर्ट्स के आपको एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करनी पड़ती है, वरना टैली भी आपको एक्चुअल रिपोर्ट शो नहीं करता, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या है जी, एक नॉर्मल मैकेनिज्म, जो आपका सबसे पहले नॉर्मल मैकेनिज्म जो अभी तक आप करते आ रहे हो, तो वो कौन बताएगा, जो आपका एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जीएसटी में, ये कौन बताएगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता है, तो समझो आप इजीली आरसीएम को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ जाओगे कि क्या है आरसीएम में, क्या चीज होती है, क्या टैक्स पे करता है, कौन टैक्स पे कराएगा, उसमें सेक्शन कौन से हैं, कौन कौन सी सर्विसेज है, कब कब ऐसा आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी, सारी चीज। बट उससे पहले आपको नॉर्मल मैकेनिज्म जो अभी तक हमने इतनी क्लासेस में करा है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। में परचेज में आउटपुट सबमिट करना पड़ता है टैक्स, और सेल्स में आउटपुट और परचेज में इनपुट, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। हाँ जी अभिलाष जी, आप भी कुछ कह रहे थे। सर नॉर्मल मैकेनिज्म में सप्लायर टैक्स पे करता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट पे करता है। तो ये सारी चीज, बट इसको हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म को थोड़ा और सही से देख लेते हैं कि इसमें क्या रहता था जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको अगर नॉर्मल बिल्कुल क्लियर है तो समझ लेना आरसीएम भी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, कोई इसमें ना कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। वरना क्या रहता है कि बच्चों को लगता है आरसीएम बहुत ही मतलब आपको मान लो कि आपकी हार्ड इंक्रीज है, उसको टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपकी रिपोर्टिंग क्या होगी, रिटर्न्स में क्या जाएगा, सब बड़ा डिफिकल्टी लगता है, बट कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा नॉर्मल है। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट आपका रेसिपिएंट के केस में क्या रहेगा और सप्लायर के केस में क्या रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म में देखो दो चीज होती थी, एक कौन होता था सबसे पहले, सप्लायर, ठीक है, फिर आपका आ गया जी यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपका, अरे एक मिनट रुकना जी, एक करके को करते हैं, अरे सारा ही हो गया, कोई नहीं चल रहा है, फिर इस पर थोड़ी सी राइटिंग ऐसे आएगी तो समझ जाना। नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसमें एक तो था आपका सप्लाई, एक था जी आपका कौन था, रिसिपिएंट आपका, ठीक है। तो ये दो थे आपके। तो इसमें आप देखोगे सप्लायर को क्या बोला जाता है, अगर हम सेकंड नेम बोलो तो इसका सेलर, हाँ सेलर सर, फिर कुछ ये भी याद रखते हैं कि सेलर के नाम से, फिर आप बोलोगे सप्लायर कौन है, दोनों आपको पता है कि सप्लायर ही आपका सेलर है। बट जब से जीएसटी आया है तो ज्यादातर बोला जाता है सप्लायर एंड रिसिपिएंट, और इसको बोला जाता था आपका बायर,
बायर जी, ठीक है। तो ये आपके हो गए जी है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या डीलिंग होती थी सबसे पहले हम वो देखेंगे, कौन टैक्स क्या करता था, किसके पास टैक्स जाता था, कौन पे कराता था, फिर गवर्नमेंट से क्या चलता था, सबसे पहले ये समझेंगे। तो आपको पता है कि जब ये दोनों किस में रहते थे, आपके दोनों पार्टी ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब सप्लायर क्या करता था, ये इसको सेल करता था। अब मान लो सेल हुई कितने की, 10,000 रुपए की, और उसमें कितना था 18% टैक्स। तो कितने की टोटल सेल हो गई, 11,800। अब ये क्या कहता है जी, ये तो बोलता है मैंने इसको सेल करी, अपनी बुक में क्या दिखा देता आपका सेल का इनवॉइस, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसने इससे क्या करी, परचेज, जो ये करता है इसके लिए ये परचेज है, ठीक है। तो परचेज इसकी 11,800 है, बट इसमें आपको पता रहना चाहिए कि टैक्स ये है, तो इसका टैक्स कितना है, टैक्स आपको पता है इसमें 1,800 रुपए, 1,800 रुपए इसको पे कर देता है। और जो अपनी बुक में क्या दिखाता है इसको, इनपुट, और ये अपनी बुक में दिखाता है इसको आउटपुट, ठीक है। तो ये दो चीज तो यहाँ तक क्लियर आपको, सेल और परचेज तक हम कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या आती है इसमें रिटर्न की बात। तो रिटर्न में क्या होता है, जो ये आपका सप्लायर होता है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे आपकी कौन बनी, गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोलता है जी, मेरे पास जो भी टैक्स था, जैसे मान लो इसने आगे से किसी परचेज कर लिया, तो हम एक इंक्रीज को फॉलो कर रहे हैं। ये मत सोचना कि उसकी परचेज उसकी सेल ऐसे करके बहुत सारी इंक्रीज होती है, बट हम एक ही इंक्रीज को मेन मान के वो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये करता है, ये 1,800 रुपए इसको टैक्स किसको दे देता, गवर्नमेंट को। बोलता है क्या चीज जी, ये आपका मैंने जो सेल करी किसको, यहाँ पे जो भी मान लो ए बैठा हुआ है, ए को सेल करी, तो इतना टैक्स बना वो गवर्नमेंट को दे दिया। फिर ये क्या बोलता है, जो मैंने टैक्स ए मतलब मान लो बी को दिया था, वो जाता गवर्नमेंट के पास अपनी रिटर्न के टाइम में। क्या बोलता है कि मैंने जो टैक्स अपना बी को दिया था, अपना आपके पास जमा कराया, उसका मेरे को क्या मिलेगा, इनपुट या आईटीसी जो भी आप बोलते हो, वो आपका एक क्लेम ले लेता है। तो ये आपका नॉर्मल साइकिल चल रहा था, है ना, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि सबसे पहले देखो, हर जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सब में हम यही प्रोसेस यूज कर रहे थे कि आगे जाके डेबिट एक नोट होंगे, वो तो आपको पता है कैसे एडजस्ट करना, बट जो नॉर्मल मैकेनिज्म चलता है वो ये। अब आ जाते हैं इसके अंदर, हम पेज ऐड करते हैं, आ जाता है अब यहाँ पे किस चीज के लिए, जो रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज और देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस क्या, कि आपका जो कौन होगा, जो रिसिपिएंट टैक्स पे कराएगा उसको फिर रिवर्स कर लेगा अपने क्लेम में। आप कैसे जी, आप देखते हैं यहाँ पे, एक तो इसमें रहेगा सप्लायर और एक रहेगा आपका रिसिपिएंट, ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है कि आपकी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो आरसीएम का केस, इसके अंदर ना दो सेक्शन दे रखे हैं। अगर जीएसटी का एक्ट अकॉर्डिंग देखोगे, एक 9(3) और एक 9(4). तो जो ये वाला सेक्शन था, इसमें क्या रहता है कि ये बोलता है कि अगर आप क्या करते हो, जो आपका परचेजर होगा किसी यूआरडी, जो आपका सप्लायर है, उससे आप क्या करते हो, परचेज करते हो। कौन परचेज करेगा, जो ये रिसिपिएंट था, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था, ये क्या करेगा, परचेज करेगा। तो क्या होगा, आपका इसके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। कहने का मीन्स क्या है, क्योंकि अभी जो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है या नहीं, ये बताओ। नहीं सर, ये होता है ना। अब ये क्या है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, अब मान लो इसने इससे क्या करा, अब ये क्या करता है, जो आपका रेसिपिएंट है, ये बोलता है मैं इससे 10,000 का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब इसको पता है कि इस पे जो 18% का टैक्स है, तो इसको पता चल गया 1,800 रुपए टैक्स देगा। बट ये क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये रिसिपिएंट आपका इसको क्या कर दे, 11,800 दे दो, ये खुशी से ले लेगा, ये मना थोड़ा करेगा, बोलेगा जी मेरे को दे दो। बट ये आगे जो गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम करता है, वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। हाँ जी जी सर।
नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसको पे ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जीएसटी में क्या होता है, सप्लायर आपका टैक्स जमा करा देता, आप आईटीसी ले लेते थे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला आपका ऐसा नहीं करना। जब अगर आप क्या करते हो, अनरजिस्टर्ड आप परचेज करते हो, तो आपको ये 10,000 है, आपको यही अमाउंट का ये भी इनवॉइस रेज करके देगा, खाली इनवॉइस। जैसे टैक्स इनवॉइस आपने देखा था, बिल ऑफ सप्लाई, वो चीज कुछ नहीं करेगा, खाली सिंपल इनवॉइस बनाता है कितने का, 10,000 का। और आपको इसको कितने देने, खाली कितने देंगे, 10,000। बाकी का गवर्नमेंट बोलती है, बाकी का क्या करना है, बाकी गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या करो, इसका जो टैक्स है वो मेरे को दे दो। अभी बोलेगा ये टैक्स तो मैं इसको देता था, ये आपको देता था, फिर मैं वापसी क्लेम कर लेता था। फिर आप बोला डायरेक्ट मेरे को दे दो, फिर मेरे को क्या फायदा होगा, क्योंकि टैक्स तो क्या होता है, टैक्स कौन पे करता है आपका, आपके बिजनेसमैन पे करते हैं या आपके कस्टमर पे करते हैं, बिजनेसमैन पे करते हैं। मतलब कस्टमर करता है। लास्ट जो बर्डन तो कस्टमर में पड़ता है ना, बट अभी जो जीएसटी के अंदर क्या होता है कि आपके बिजनेसमैन पहले दे देते हैं और अपनी सेल करेंगे, वो कलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा आता है वो पे कराते हैं, यही होता है ना। हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो अब रिसिपिएंट ने इसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा सर, मेरा तो टैक्स ही मेरी जेब से जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला, रिसिपिएंट को गवर्नमेंट ने बोला जी ऐसा नहीं होगा जी, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मेरे को गवर्नमेंट को ये टैक्स दे देगा तो इसे क्या रहेगा कि पता चल जाएगा कि यूआरडी से कितने की डीलिंग करता है, समझिए, ये अनरजिस्टर्ड से कितने की डीलिंग हो रही है, जितने अनरजिस्टर्ड डीलर्स बैठे हैं। तो मान लो किस स्टेट में सेल कर रहा है, मान लो हरियाणा में, दिल्ली में, जिससे परचेज कर लो, सारी चीज नॉन में आएगी। इससे क्या रहेगा, गवर्नमेंट के नजरों में। और प्लस इन्होंने बोला जो हम टैक्स आपसे लेंगे 1,800 रुपए, वो क्या होगा, आगे जाके आप वापसी आईटीसी क्लेम कर लोगे। और गवर्नमेंट का ये इसलिए कहना था कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कहीं से भी पैसा मिले, टैक्स वो अपना छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स इससे ले लिया, बट क्या बोला, हम आईटीसी आपको क्या देंगे, जब आप अपनी आगे गुड्स सेल करोगे। यहाँ तक समझ गए आप, ये कोई डाउट है इसमें, बताओ। हाँ जी, क्लियर डाउट ये बताओ पहले। हेलो अब देखो ये चीज तो यहाँ पता चल गई। अब मान लो अब आप ही बिजनेस चला रहे हो, अब मैंने बोला आप ही मान लो एक रजिस्टर्ड डीलर जीएसटी में आप ही ये बिजनेस चला रहे हो, और आप क्या करते हो जी, आपने बोला आप ही रिसिपिएंट हो। इस केस में क्या हुआ कि अब आप बिजनेस चला रहे हो तो आप अपनी स्टेशनरी भी खरीदोगे, ठीक है, कुछ जो भी ऑफिस यूज के लिए यूआरडी से और परचेज भी करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। हाँ जी जी सर, यस सर। वो तो डेली रूटीन में हर रोज की होनी है। तो गवर्नमेंट आपने क्या बोला जी, अगर मैं ऐसा करने लग गया, और गवर्नमेंट ने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये इसका टैक्स इंक्रीज करो, फिर टैक्स को पे कराओ, फिर टैक्स को क्या करोगे, इनपुट में क्लेम करो। तो ऐसे करके 3 इंक्रीज करोगे, एक ही परचेज को भी किससे, अनरजिस्टर्ड से। मान लो किसी से आप 10,000 की, किसी से 5,000 की, तो एक इन्होंने बोल दिया कि अगर आप दिन में कितने की, पूरी 5,000 की परचेज करोगे, उससे बिलो रहेगी, अगर उससे बिलो है तो इस पे आरसीएम नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अगर इससे अब हो जाएगा तो आरसीएम करना। बट आप देखना जो भी ऑफिस मान लो छोटे मोटे में चलो 500 की इन्वेंट्री आती है डे बाय डे ऐसे करके, बट आप बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे स्टेशनरी का सामान या मान लो कोई डेली रूटीन का सामान 5 या 10-10 हजार ऐसा आएगा। तो वो क्या करेगी, हर अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज कर रही है तो उस पर आरसीएम पे करा है, तो उसका क्लेम करे गवर्नमेंट से। अब मान लो दिन की 10 ट्रांजेक्शन ऐसी करती है, तो 10 ट्रांजेक्शन की कितनी इंक्रीज हो गई है, 30 हो गई। और इस 30 को भी ना आपको रिकॉर्ड प्रॉपर सही तरीके से करना है, कैसा आईटीसी लेना है, क्या पे कराना है। अब मान लो ये 30 इंक्रीज और इन चीजों पे फोकस करेगा, और बाकी जो इसका बिजनेस का काम है वो कब करेगा, ये बताओ। जो इसका मेन बिजनेस है, मान लो मेन बिजनेस गारमेंट का ले लेते हैं, वो आपका मेन बिजनेस गारमेंट का है, तो अपनी गुड्स कब सेल करेगा, अब इन्हीं इंक्रीज को रिकॉर्ड करके मेंटेन करने लग गया, तो ये काम तो उसका क्या होगा, वो बोलेगा मैं ये करूं ये करूं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई ना फिर आपकी। हाँ जी,
तो इसलिए पता क्या हुआ था आपका, जब 2017 में आपका जीएसटी आया तो इसी के ठीक आपका अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन, मतलब सितंबर में एक नोटिफिकेशन, उसने क्या करा, उसको डिले कर दिया और अक्टूबर में आके इसको आरसीएम को नॉट अप्लीकेबल मतलब मींस क्लोज कर दिया। ऐसे बोलो तो कि बोला अगर मान लो बिजनेसमैन अगर इन्हीं में जूझता रहेगा तो बिजनेस कब करेगा अपना, ये है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, हम ये वाला क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं कि आप जितनी मर्जी अनरजिस्टर्ड पे परचेज करो, मतलब आपका कोई आरटीएम का कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, समझे 9 करोड़ का केस यस क्लियर कि 9 करोड़ जो आप बता रहे थे अनरजिस्टर्ड पे परचेज करो या अनरजिस्टर्ड हम जब एक रजिस्टर्ड पार्टी खरीदती है तो आपका आरटीएम रहेगा, तो ये वाला आरटीएम तो बंद ही पड़ा है। ठीक है, ये समझ लो एक टाइप से क्लोज हो रखा अभी, इसका यूज नहीं है। आप जितनी मर्जी रजिस्टर्ड से परचेज कर सकते हो, क्योंकि डेली रूटीन के खर्चों में भी बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट? क्लियर। आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हमारा जो सेक्शन था आपका 9(3). ठीक है, अब 9(4) का तो पता चलेगा अनरजिस्टर्ड। 9(3) में आपकी गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, आपके कुछ गुड्स एंड कुछ आपकी सर्विस हम इसको नोटिफाइड कर रहे हैं कि जिससे क्या रहेगा, अगर आप इसमें डील कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, इसमें कंपल्सरी आपका आरसीएम है। ठीक है, समझिए यहाँ तक कि आपकी कुछ गुड्स एंड सर्विस आपकी इसमें डिफाइन करी गई। अभी कौन सी सर्विस कौन सी आपकी गुड्स होती है वो अभी देख लेते हैं। और क्यों डिफाइन करी, क्या है आपका जो गुड्स डिफाइन करी वो ज्यादातर आपके सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट मतलब आपके किसान हो जाते हैं। किसानों के लिए क्या है, आपने टैक्स पड़ा होगा सारा फ्री रहता है उनके लिए, है ना। और प्लस उनके पास इतनी इनकम नहीं आती क्योंकि वो जो एक रजिस्ट्रेशन ले उसका अपना टैक्स जमा करा, ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस अगर ऐसी गुड्स में डील करो जैसे कैशू नट्स, बियान, ऐसे करके आप गुड्स है जिन्होंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी ना, इसमें आप देखना यहाँ पे आपकी मेंशन दिखाता हूँ मैं आपको। ऐप इधर आओगे तो आप देखोगे ये गुड्स है इसकी। तो देखो कौन इसको सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है इसका, देखो ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन लेने कहाँ जाएगा, ये तो खुद ही आपने सालों से पढ़ा है कि किसान गरीब होते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे रहे हैं, जो किसानों से एक रजिस्टर्ड पार्टी जो परचेज करती है वो इस पे टैक्स पे कराएगी आरटीएम। ठीक है, ये गुड्स समझ में आ गई आपको कि आपकी कौन सी गुड्स यहाँ पे नोटिफाई कर रखी है आपकी सेक्शन 9(3) में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, ये अगला इसमें दिखाते हैं कि अब सर्विसेज की बात आ गई। अब सर्विसेज में क्या हुआ जी, सर्विसेज आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शो करेगा यहाँ से, इसमें ज्यादातर जो बेसिकली सर्विस होती है, एक लॉयर की, एक आपकी जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो, और प्लस आपका क्या है जी जैसे स्पॉन्सरशिप होती है या डायरेक्टर की सर्विस होती है। अब इन सब में क्या होता है कि इन सब में अभी छोटे छोटे जैसे डायरेक्टर है, इन सबको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम उन कंपनी को पकड़ते हैं जो इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। आप देखना 1 by 1 इनको पढ़ना और खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको रीड करना कल आप, बाकी मैं इसका कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आगे आपको कि जैसे जीटीए की सर्विस है, फिर इसमें आप आओगे लीगल सर्विसेज, एडवोकेट है। एडवोकेट को तो इसलिए दूर रखा हुआ क्योंकि एडवोकेट क्या सारे लॉ और सारी चीज जानता है। अगर आप उससे टैक्स लोगे तो दे देगा आराम से आपको। हाँ जी, क्योंकि क्या होगा वो कुछ नए सेक्शन बता देगा और गवर्नमेंट बोलते है हमें इससे पंगा नहीं लेना। हम क्या बोलते हैं जी, क्या करते हैं, जिस कंपनी से डील कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड होगी, है ना, तो उसका एक फिक्स बिजनेस प्लेस होगा। कल को हमें पकड़ना हो तो हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं लॉयर के अलावा। लॉयर क्या करेगा, एक केस फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल देगा आपको, बोलेगा जी नहीं जी ये सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, मतलब गवर्नमेंट ने इसको दूर ही रखा जी। ठीक है, तो ऐसे जो आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करते थे आपके क्रिमिनल कोर्ट्स होते छोटे छोटे, उनको भी क्या करा इनको, ये बोला कि ये भी आपके 9(3) के हाउस में रहेंगे, क्योंकि जो आपके बिजनेस के डिस्प्यूट होते हैं उन सबको रिजॉल्व करते हैं।
तो गवर्नमेंट बोलती है हम उनसे पैसा क्यों ले जो इसमें सर्विसेज मतलब जो आपके लेने आएंगे, जैसे मान लो आपके जो बिजनेस चाहते हैं वहाँ पे, तो उनसे हम ये चार्ज करेंगे। तो इस टाइप से आपको सारी चीज दे रखी है कि आपकी देखो सर्विस प्रोवाइड बाय द वे ऑफ स्पॉन्सरशिप थ्रू एन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप। जैसे मान लो कोई जैसे आपके क्रिकेटर है, अब वो क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो उसको स्पॉन्सरशिप करवाते हैं। आप जैसे नाइक, पूमा, इन सबका स्पॉन्सरशिप करो, तब जो आपका जैसे क्रिकेटर हो गया, कोई भी जो आपका फिल्म स्टार हो गया, उसको पकड़ने की वजह क्या पकड़ते हो कि आते हम जो कंपनी उस पर खर्च करवा रही है, हम उसको पकड़ते जो आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन सबको ना एक बार आप रीड करना, बाकी इसको कल डिस्कस भी करेंगे जो एक सर्विस आपकी, उन सब जो अगली क्लास होगी मंडे को, उसको डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी कैसे कैसे। बट इसमें जो मेन है आपकी, एक तो स्पॉन्सरशिप, डायरेक्टर, और प्लस आपका लॉयर, और एक आपका जीटीए की सर्विस। इन सबका जो मेन है 4-5 सर्विसेज है। तो वैसे इसमें आपकी 17 सर्विसेज है, और जो मेनली यूज होती है वो आपकी 5 से ऐसी 4 सर्विसेज जो डेली हर बिजनेस में मैंडेटरी मतलब आपको मिलेगी। क्योंकि ये मत सोचना कि आर्ट्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो सारी गुड्स और सारे सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको सारे सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे जब आप बिजनेस रन कर रहे हो तो एक बिजनेस में क्या, एक लॉयर की सर्विस मैंडेटरी आ जाती है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा केस होगा जैसे एमसीए में या जीएसटी में, कहीं ना कहीं ऐसा केस होगा जहाँ पे फिर आप लॉयर के पास जाओगे, इसकी लीगल एडवाइस या लीगल इश्यूज को रिजॉल्व कराने, तो आपका आरसीएम बन जाता है। और जीटीए का तो ऐसा कंपलसरी आपका टॉपिक है, क्योंकि आपके अगर गुड्स में डील कर दो तो आपकी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो आपका ना एक इसमें पॉइंट और है, जैसा आपका जीटीए में, इसमें आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको जीटीए का, ये कि जीटी में ना एक चीज आपकी क्या है, इसमें ना इनपुट का बोल रखा है। क्योंकि क्या है, अब मान लो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी क्या है, अच्छे ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दे रखा है। तो उसमें 2 केस बनते हैं, एक बनता है कि एक 12% टैक्स चार्ज करता है, 5%, तो उस केस में आपका इनपुट का केस हो जाता है। ठीक है, तो आपका इनपुट कैसे क्लेम होगा और कैसे आपको रिजॉल्व करना है, कौन क्लेम कर सकता है, किस केस में आप अगर मान लो अनरजिस्टर्ड आपका ट्रांसपोर्टर है या रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, तो उस केस में आपकी गारंटी बनेगी। ठीक है, तो फिर इन सबको रीड करके जरूर रहना। क्लियर यहाँ तक, या कोई डाउट है? तो क्या थोड़ा सा थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इफेक्ट आपको तभी पता चलेगा। हाँ जी, टाइमिंग क्या है क्लास का, कुछ टाइमिंग बता दो। फिक्स टाइमिंग देखो 2 होती थी आपकी, बट अभी थोड़ा टेक्निकल जैसे इशू रहता है तो आपका वेट करना पड़ता है आधे घंटे, उसमें टाइम खराब हो जाता है। एक बता दो 2 या 3 कर दो, आप 6 कर दो ना, सही रहेगा। चलो मैं आज एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं ना आगे डिसीजन लेना, आगे से जब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है ना, ये बात करके, तो आपको मैं मैसेज डाल दूंगा कि अगर फिक्स टाइमिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिक्स टाइमिंग से रहेगा एक। ओके प्रकाश जी, ठीक है जी। तो इसमें क्या करा कि कुछ ऐसी गुड्स और ऐसी सर्विसेज आपकी कंपलसरी कर दी कि अगर जिनमें आप डील करते हो तो उनमें क्या रहेगा, आपको फिक्स कंपलसरी आरसीएम पे करना जरूरी। अब आरसीएम पे करना जरूरी, तो इसका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमने जो सर्विसेज बताई मैंने वो एक बार इसको रीड कर लेना, अगली क्लास में एक बार मैं डिस्कस भी करूंगा, उसके बाद फिर उसकी इंक्रीज करेंगे। बट उससे पहले हमें इसका इफेक्ट, क्योंकि हमें पता चल गया कि जैसा हमने यहाँ देखा एक नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, और यहाँ पे आपका जो रिवर्स चार्ज में 9-4 का केस था, और यहाँ पे आपका फिर क्या है जी, यहाँ पे जो 9-3 का। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म है इसका, इस बार इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका इफेक्ट जी स्टार 1 पे, जी स्टार 2 पे और जी स्टार 3 क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज, इसमें क्या रहता है जी आपका कि जो आपके सप्लायर है और आपका ये रिसीवेंट, तो आपको पता है सप्लायर में कौन सा केस लगेगा, 9-3 या 9-4 का? 9-3 सर। 9-3, अभी आपको पता है 9-4 तो अभी क्लोज चल रहा है जी।
और उसके आगे की भी खुलने के बिल्कुल आसार नहीं है। ठीक है, अब 9(3) में वो होता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी कर रखी है आपकी कुछ कि जिसमें आपको अगर आप डील करते हो तो आपकी नोटिफाई के आइटम करनी जरूरी है। तो इस केस में क्या रहेगा कि जब आप क्या करोगे, अगर इनमें डील करते हो कि आप इनसे सर्विस इनकी मान लो या गुड्स इनकी परचेज कर दो, तो उस समय आपको टैक्स इनको नहीं देना है। टैक्स नॉट इसको जी सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर जो आपको इनवॉइस रेज करेगा वो सिंपल एक इनवॉइस बना के दे देगा, कोई टैक्स इनवॉइस नहीं चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 10,000 की सर्विस दी इसने, तो 10,000 की सर्विस आप भी इसको 10,000 पे कर दोगे। अब मान लो सर्विस पे बेसिकली 18% टैक्स होता है। ठीक है, तो ये 18% क्या करोगे आप सीधा गवर्नमेंट को पे करा दोगे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट से उसी मंथ, अगर मान लो उसी मंथ पे कराया है तो उसी मंथ, वरना आप जिस नेक्स्ट मंथ में करो तो नेक्स्ट मंथ में इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और प्लस एक इम्पोर्टेंट चीज कि आपकी आरसीएम की लायबिलिटी, आपकी आरसीएम की लायबिलिटी, ये क्या कर रहे हैं पवन जी को बंद करिए। ठीक है, अब आरसीएम की लायबिलिटी अगर आपकी बनती है तो आप किस में पे कराओगे, किसी को पता है? अगर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बनी फॉर द मंथ ऑफ, जैसे मान लो जुलाई में, तो इसको आप किससे पे कराते हो? कैश से। कैश लेजर से या क्रेडिट से? कैश लेजर। हाँ जी, ये हमेशा याद रखना कि आपका जो आरसीएम की लायबिलिटी होगी हमेशा कैश लेजर से होगी, मतलब जो ऑलरेडी आपके पास आईटीसी होगा उससे वो एडजस्ट नहीं होता। अगर आप करते हो तो आपकी क्या होगी, आगे जो आपकी जीएसटीआर 9 जाती है उसमें क्या होंगे आपके इश्यूज या आपको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो वहाँ जीएसटी ऑफिसर जो बैठा उसने देख लिया तो आपको नोटिस डाल देगा कि आपने ऐसा क्यों करा है, इसका फिर वैलिड रीजन दो, फिर आके फिर हमें इसका एक ड्राफ्ट करके वैसे करके। ठीक है, तो हमेशा कौन है अविनाश गुस्से में है। अच्छा, ठीक है, तो हमेशा ये रखना जो आपका पे कराया जाएगा वो कैश लेजर से होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपकी इंक्रीज कराऊंगा टैली पे, सबसे पहले इसका इफेक्ट देख लेता हूँ कि आपका इसका इफेक्ट क्या रहेगा। इफेक्ट कौन बताएगा? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3, ये 3 है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर का केस, इसको हटा देते हैं, और रिसिपिएंट। तो किस केस में किसको इफेक्ट आएगा, किसी को पता है कि सप्लायर के केस में उसके रजिस्टर 1, 2, 3 किस पे इफेक्ट करेगा? सर इसलिए समझ में नहीं आएगा। वो कैसे फाइल करेगा? एक एक करके बताओ। सर वो तो सप्लायर तो टैक्स ही नहीं ले रहा, तो वो फाइल क्या करेगा? चलो ठीक है, श्वेता ने बताया। हाँ जी प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहे थे कुछ? नहीं सर। अच्छा, और कोई? तो देखो अब एक चीज इसमें क्या है, अब एक चीज में रहती है कि जो आपका ना 9(3) का मैंने केस बताया था, तो उसमें केस होता है जीटीए वाला, ये बताया था मैंने। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ आपके ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ नहीं होते। तो अनरजिस्टर्ड वालों को पता है कुछ नहीं करेगा वो तो, बट कुछ होता है जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, और या मान लो कुछ ऐसी सप्लाई होगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करते हैं ना, सप्लायर जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा रजिस्टर 1 की, तो क्या करेगा, जो रिटर्न चढ़ाएगा तो एक कॉलम आपका आता है कि आपकी जो अंडर रिवर्ट आपकी आरसीएम वाली आपकी जो भी सप्लाई है तो उसको ये बतानी पड़ती है। ठीक है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसको। अब जैसे मान लो मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मैं मेरी टर्नओवर ज्यादा है, तो मैंने क्या करा, एक रजिस्ट्रेशन लिया,
मैं क्या करता हूँ, जब भी आपका जो कोई बिल बनाता हूँ तो मैं अपने जैसे जीएसटी की रिटर्न फाइल करता हूँ, तो मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो इस बेसिस पे आपके 2 रेट चलते हैं, 5 और 12। वो आपको कल वाली क्लास में समझाऊंगा आपको कि 5-12 का खेल क्या है आपका, और उसमें इनपुट और क्या चीज बनती है, क्योंकि अभी सबसे पहले उसका बेस हमें समझना, उसके बाद तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो अपने रजिस्टर 1 में दिखाऊंगा कि ये वाला क्या है आपका अर्जन का केस है, जिससे क्या होगा, सामने वाला टैक्स पे करेगा, बस मेरे को जितने का मैंने इनवॉइस रेज करा उसको वैल्यू डाल के उसको आरसीएम की एक ऑप्शन रजिस्टर 1 में होती है, जो शायद आपको सर ने दिखाई भी हो, कि उसके अंदर आपको क्या करना होगा, बस उसको टिक करना होगा उस ट्रांजेक्शन को, या उसमें वैल्यू लिखनी होती है। इसमें अगर इमेजेस मेरे को मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक कॉलम होता है रजिस्टर 1 में, जिसके अंदर हमें लिखना होता है कि जो आरसीएम वाली सप्लाई हमारी कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कल को मान लो कल को आप भी ऐसी अकाउंटिंग करो तो आपको पता होनी चाहिए सप्लायर की रजिस्टर 1 में ये चीज दिखानी होती है, ठीक है। सारी चीज फिर इसमें रहेगी। क्या मान लो कि इसने जब फाइल करा तो दिखा देंगे रजिस्टर 1 में क्या है कि ये टैक्सेबल आरसीएम है, बट इसने क्या करा, ये इसके ऑटोमेटिक शो होने लगेगी यहाँ पे रजिस्टर 2 में। इस पर्सन को क्या करना होगा, सबसे पहले ये लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी होती है, और उसके बाद फिर आपका 3B के थ्रू उसको पे और उसका आईटीसी पे, ठीक है। जैसे रजिस्टर 2 में रिसिपेंट को दिखा रहा होगा, बट यहाँ पे उसको उसका जो टैक्स होगा उसको कैश लेजर से पे करा के उसी मंथ आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो हम इसकी टैली में जो इंक्रीज करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, हम इसकी 3 इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज करते हैं हम टैली में कि इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि हम सबसे पहले इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किसकी, आरसीएम में हम वो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं बैलेंस शीट कहीं नहीं आता, बस खाली जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 में आपको शो करेगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। फिर सेकंड में आप देखोगे कि सेकंड में हम जो आरसीएम की जो टैक्स लायबिलिटी हमने जो बनाई है उसको हम पे कराते हैं। फिर थर्ड, हम जो टैक्स लायबिलिटी को पे कराया उसमें क्या करते हैं, पागल है हम उसको फिर इंक्रीज करते हैं किसमें, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये ट्रीटमेंट चलता है। अगर कुछ आप देखोगे कि कुछ कहता है कि ये इंक्रीज एक में ही हो सकती है, जैसे इसका एक पोर्शन आपको मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में, कि जैसे मैं 3 इंक्रीज कराता हूँ। मैं 3 इंक्रीज इसलिए कराता हूँ क्योंकि मान लो जब आप आरसीएम का टैक्स पे कराते हो कैश लेजर से कराओगे, तो वो आप अपने नेट बैंकिंग से उसमें बैलेंस ऐड कर दो, या मान लो ऑलरेडी है तो ठीक है, तो उस केस में आपने जितना पे कराया बैंक से उस चीज की इंक्रीज बैंक रिकंसिलिएशन के टाइम आपको इशू ना हो, इसलिए मैं 3 इंक्रीज हमेशा करता हूँ। फिर कुछ का कहना है कि इसको एक इंक्रीज में हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं एक इंक्रीज में दिखा दूंगा आपको क्या करनी होगी टैली में, और मैं 3 इंक्रीज भी करके दिखा दूंगा। बाकी फिर आपके ऊपर रहेगा कि इसके अंदर क्या आपके बेनिफिट है और किसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो लगता है 3 इंक्रीज के अकॉर्डिंग मेरे को एक प्रॉपर मेरी अकाउंटिंग मेंटेन होती है। सर प्रॉपर अकाउंटिंग करके क्या करेगा हाँ, क्योंकि एक इंक्रीज में क्या होता है कि आप सिंपल दिखाओगे वो आउटपुट जैसे इंक्रीज बताता हूं आपको कि इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी मान लो विद स्टेट का, तो डेबिट और आपका क्रेडिट आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी वो हो गया नील इफेक्ट इसका, ठीक है। बट इसका कोई फायदा नहीं होता, आपको पता तो चल जाएगा आपने इनपुट और आउटपुट दोनों एडजस्ट हो गया, काम खत्म नहीं। बट आपको पता है कि सबसे पहले हम टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं, तो सर उसको पे कराते हैं कैश लेजर से, उसके बाद फिर क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 परफेक्ट है जी आपकी अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी एक नॉर्मल मैकेनिज्म, फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज, फिर यहाँ पे आगे पता है मुझे तो खोल नहीं पाया। आपका जो 9394 का था, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो हम इंक्रीज करेंगे। एक बार टैली पे मैं आपको देखो इसकी रिपोर्ट शो कराता हूँ कि आपके 3B में कहाँ दिखाते हैं। ये मैंने कंपनी खोल रखी है, तो आप देखोगे जीएसटीआर रिपोर्ट में बाहर आता है जी, यहाँ से तो मैं जाता हूँ डिस्प्ले जीएसटी
तो प्रेस करो रजिस्टर 1। तो यहाँ पे देखो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपको इसमें याद हो कि कॉलम होता है आपका इसके अंदर, यहाँ नहीं दिखा रहा, बट आप पोर्टल पे देखो तो लिखा आता है कि आपकी रिवर्स चार्ज वाली आपकी जो सप्लाई है उसके अंदर हमें वो बतानी पड़ती है बस, अगर आप सप्लाई लो। बट आपने मान लो नहीं रिसिपिएंट तो आपको इन दोनों में रिपोर्ट देखनी होती है। रजिस्टर 2 जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा देखो कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जैसा कि हमने कोई इंक्रीज नहीं करी है, इसलिए हमें अभी शो नहीं कर रहा जीरो। बट हम ऐसे इंक्रीज करेंगे तो हमें बताएगा कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी भी बुक कि हमने वो लायबिलिटी बुक कर दी है, बस उसको हमने अभी बस यहाँ रिपोर्ट में शो करेगा, कहीं अकाउंटिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको हमें कोई लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक तो यहाँ शो करता है, फिर आप और इनपुट में भी शो करेगा आपका, और प्लस सेकंड 3 में आप आओगे तो 3 में देखो ऑल्ट F1 करता हूँ तो यहाँ पे आपको शो करेगा तो आईटीसी में, उसमें यहाँ हटाता हूँ, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ बोलेगा कि आपका आईटीसी कितना, अदर आईटीसी जो आपका यहाँ शो करता था ये वाला आपका एलिजिबल आईटीसी में आ जाएगा, और प्लस वो वाला आईटीसी यहाँ भी दिखाएगा इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ पे शो करके, और प्लस जब आप नीचे आओगे यहाँ पे भी आपका शो करता है कि आपने बुक कर रखी है, और यहाँ से हमें उसको नील करना पड़ता है क्योंकि वो लायबिलिटी को और हमने पे करा के उसको क्लेम करना होता है, तो यहाँ से भी क्लियर। तो ये 3-4 रिपोर्ट होती है जो हमें देखनी होती है आरसीएम की। तो यहाँ फिर एक यहाँ पे आपकी ये शो कर रहा है, और सेकंड आपकी जीएसटीआर 2 है, जो कि हम अभी आने वाली क्लास में इसको पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी इसका ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट और इसको क्या मतलब सॉरी कि जो आपका जी आरसीएम उसमें आपका क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है, 9394 क्या है, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था बस अनरजिस्टर्ड पे परचेज करोगे आरसीएम नहीं, वो तो कब का आपका क्लोज चल रहा है, बंद है। आपका कौन सा चल रहा है, आपका 93 वाला, तो इसको आप एक बारी जरूर रीड कर लेना। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में सबसे पहले आपका जीटीए में एक कॉन्सेप्ट है आपका 12% और 5% वाला वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपकी जो टैली पे इंक्रीज होती है उसकी असाइनमेंट, और उसके बाद इसमें सारी रिपोर्टिंग, और प्लस जो आपका 3B का एक फॉर्मेट होता है देखो, अगर आप 3B टैली से फाइल करना चाहते हो ऑनलाइन जाके तो आप जेसन मत बनाओ, यहाँ से बस क्या करो ऑल्ट P करके इसको प्रिंट देखोगे तो देखो इस फॉर्मेट में दिखा देगा, जो कि आपका कॉलम आपको कहाँ दिखाता है, आपके जीएसटी के 3B की रिटर्न में जो आप तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर शो करेगा, तो क्लोज करिए, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे वो आईटीसी ऑटोमेटिक आएगा 3B में, क्योंकि जब आपने उसको पे करा दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाता है। ठीक है, ओकल वाली जब हम क्लास करेंगे तो उसमें आपको ये दिखाऊंगा मैं आपको पूरा ये चीज बना के। अभी हमने क्या करा था एक सिंपल सी वैसी कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, और चलान की एडजस्टमेंट भी शो करता है, कैसे आपका वहाँ चलान बनता है और कैसे आप पे करते हो टैक्स, तो ये सारी चीज आप टैली से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? फिर कल वाली क्लास में एक बार इसको जरूर रीड कर लेना आप लोग। हेलो सर। हाँ जी सर, इसमें मतलब जो सप्लायर है वो मतलब आरसीएम की भी सप्लाईज दे रहा है और टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहा है, हाँ। तो वो स्पेसिफिकली बताएगा कि मेरी आरसीएम की सप्लाई इतनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, रिसिपिएंट का ऑटोमेटिक जीएसटी 2A में, जैसे पोर्टल पे देखो तो 2A में शो हो जाएगा, और जिस आपकी टैली में आपको इंक्रीज करोगे वो इंक्रीज करना मैं बताऊंगा आपको 2A में, आपको वहाँ पोर्टल से चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट नहीं? तो बाकी इसको पढ़ जरूर लेना, और जो हमने क्लास आज करी है उसके बाद उसका रिकॉर्डेड देख लेना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम 93 एंड 94 चल रहा था, बट 4 वाला आपका क्लोज है, और 93 वाली जो आपकी स्पेसिफाइड जितनी 7 गुड्स और 16 सर्विसेज है, इसमें 12 है, आप गूगल पे या क्रोम पे कुछ भी आप मेंशन करोगे अंडर जो आपकी क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज अंडर आरसीएम, तो आपको सारी लिस्ट शो कर देगा। जैसे मेरे पास ये तो ऑलरेडी जब आपकी आरसीएम थी ये उसकी पीडीएफ। ठीक है, तो इसको रिकॉर्डेड मिलेगी कहाँ पे? रिकॉर्डेड ऐप लैब पे। सर मैम ने अभी
तक भी नहीं दिया वो लोगों ने आईडी नहीं पासवर्ड। नहीं आई वहाँ ना थोड़ा सा अभी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है भाई, ठीक है, इस रीजन से, क्योंकि कुछ असाइनमेंट अब आपको देखो मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर असाइनमेंट अपलोड होने में दिक्कत होता है, एक दो दिन में देखना आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। कोई ठीक है। असली नहीं। ओके सर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, आपके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, बाकी इसको आप रीड कर लेना है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। इसका की तैयारी करो, इसका लोग एग्जाम की तैयारी करता है, ये है आंसर। ठका मैं तुमको क्या आता है, इसको एग्जाम निकल जाएगा तो हम ठकाइए गए क्या गया, साफ कर दिया। क्या करेंगे ठगा गए ठगा कोई जरूर खा लेते